हाँ बच्चों, पिछले वाले एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे दो सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल, आज़ादाना नमूने, जिसमें दोनों सैंपलों में जो बच्चों की तादाद थी वो बराबर नहीं थी। यानी कि सैंपल लार्ज तो थे, बड़े सैंपल तो थे, पर दोनों सैंपलों में बच्चों की तादाद अलग अलग थी। या ये कहें कि N1 और N2 दोनों एक जैसे नहीं थे, बराबर नहीं थे, दोनों में बच्चों की तादाद अलग अलग थी। इस बार के टी टेस्ट में हम लोग जो कर रहे हैं वो है फिर से लार्ज इंडिपेंडेंट सैंपल की बात कर रहे हैं। फिर से सैंपल जो है वो लार्ज है, बड़ा सैंपल है। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादाना नमूना है, पर अहम बात क्या है, इसमें इक्वल साइजेस वाला है। इक्वल समझ रहे हो, सैंपल जो है वो बराबर है, यानी कि N1 और N2 इस बार बराबर है, यानी कि दोनों ही इक्वल है। और N की वैल्यू जो है वो 30 से ज़्यादा होगी, यानी कि N1 और N2 जो है होंगे 30 से ज़्यादा, पर वो होंगे एक दूसरे के बराबर। तो इसका मतलब इसको एक मिसाल के ज़रिए समझे तो बढ़िया रहेगा। मान लीजिए दो ग्रुप हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। एक एक्सपेरिमेंटल तजुर्बाती ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो मीन है वो 35 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 4 है, और n जो है वो 45 है, यानी कि औसत जो है वो 35 है, मयारी इनहराफ 4 है और बच्चों की तादाद 45 है। कंट्रोल ग्रुप में औसत स्कोर 30 है, मयारी इनहराफ 3 है, और सैंपल का साइज़ या टोटल बच्चों की तादाद 45 है। यानी कि दोनों सैंपलों में बच्चों की तादाद सेम है, बराबर है। और ये इस बार का यही जो है पिछले वाले एग्जाम्पल से, पिछले वाले टी ग्रुप से, टी टेस्ट से अलग है, क्योंकि 45 N 45 है, यहाँ पर भी 45 है। फिर से वही पहला मरहला हमारा मफरूज़ा सेट करने का है। मफरूज़ा, तो मफरूज़ा हम लोगों ने क्या किया है, हमने मफरूज़ा ये लिया है कि मान लीजिए ये जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है, ये हम लोगों ने किया कि ये जो 35 और 30 का जो स्कोर दिख रहा है ये मीन अचीवमेंट स्कोर है। तो मीन अचीवमेंट स्कोर किसका, M1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो औसत स्कोर है वो सिग्निफिकेंटली हायर नहीं है किससे, कंट्रोल ग्रुप से। यानी कि हम ये कह रहे हैं, मफरूज़ा बना रहे हैं कि औसत अचीवमेंट स्कोर जो मीन 1 ग्रुप का है, पहले वाले ग्रुप का जो सैंपल का जो औसत स्कोर है वो एक्सपेरिमेंटल का जिसको स्कोर कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो स्कोर है, औसत स्कोर है, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है कंट्रोल ग्रुप से। ठीक है, तो हाइपोथेसिस बनाया कि M1 जो है, मफरूज़ा जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई नहीं है M2 से। इस बार बराबर नहीं रखा हम लोगों ने, हमने ये कहा है मफरूज़ा नल हाइपोथेसिस, पर हम ये कह रहे हैं कि M1 और M2 बराबर की जगह पर हम ये कह रहे हैं कि M1 का जो स्कोर है, औसत स्कोर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो स्कोर है या औसत स्कोर है वो ज़्यादा है M2 से, पर है तो सही, बट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है, सिग्निफिकेंटली हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब पहला मफरूज़ा सेट करने के बाद दूसरा मरहला वही है, स्टेप 2, क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जैसे हमने पिछले वाले में एग्जाम्पल में मिसाल में किया था, इसी तरीके से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस, दो सैंपल हमने लिए थे अभी भी, उन्हीं के बीच में फिर से हम लोग वही क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालेंगे। तो निकालने का तरीका, फॉर्मूला वही था, सिग्मा M1 माइनस M2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन N2। देखिए इसको समझिए कोशिश, फॉर्मूले में अभी कोई फ़र्क नहीं आया है, खाली कितना फ़र्क आया कि N1 और N2 ये दोनों बराबर हो गए हैं, बाकी सब फॉर्मूला जो है पिछले वाला ही फॉर्मूला था, यानी कि इंडिपेंडेंट लार्ज सैंपल का, जब N1 और N2 बराबर नहीं थे। अब N1 और N2 क्योंकि बराबर है तो सैंपल में कोई तब्दीली नहीं है खास तौर पर,
तो मैं ये लिख रहा हूँ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 और सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इस बार n1 और n2 यानी कि सैंपल 1 के बच्चों की तादाद और सैंपल 2 के बच्चों की तादाद बराबर है। और इसको दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं n1 तो इसलिए एलसीएम के ज़रिए n1 ले लिया गया और सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर का दोनों को जोड़ लेंगे और n1 से तकसीम कर लेंगे। तो अब क्या करना हम लोग देखिए, सिग्मा 1 स्क्वायर की क्या वैल्यू थी हमारी, क्या वैल्यू थी सिग्मा 1 की 4, सिग्मा 2 की वैल्यू क्या थी 3, सिग्मा 1 4 सिग्मा 2 3। अब सिग्मा 1 स्क्वायर की हमने 4 स्क्वायर डाला है, सिग्मा 2 में हम लोग ने 3 स्क्वायर डाला है, यानी कि 3 का ज़र्ब और 4 का ज़र्ब। n1 क्या है 45, यानी कि n1 n2 बराबर, इसलिए फिर भी तो एक ही बार लिखना है 45। तो 16 और 9 25 प्लस 45, 25 बटे में 45 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 0.745 आया। यानी कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ मीन, ये सिग्मा m1 माइनस m2 है, बिटवीन सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन जो है वो आया है 7.45। ठीक है 7.45, यानी कि सिग्मा 1 m1 माइनस सिग्मा 2 कितना आया वैल्यू आपका 0.74। ये जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन है। ये दूसरा मरहला हो गया। अब तीसरा मरहला क्या करना है हम लोगों को, फिर से हम क्या करेंगे स्टेप 3 में फॉर्मूला वही देखिए, सेम फॉर्मूला है, पिछले वाला ही फॉर्मूला है, m1 माइनस m2 सिग्मा m1 माइनस m2, यानी कि ऊपर मीन का डिफरेंस, मीन के दरमियान जो फ़र्क है, और नीचे जो है वो स्टैंडर्ड एरर में डिफरेंस, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है मीन में डिफरेंस और नीचे वाला जो हिस्सा है स्टैंडर्ड एरर, जो मीन का स्टैंडर्ड एरर है उसके बीच में डिफरेंस को। तो 35 मीन 1 माइनस मीन 2, 35 माइनस 30, ये निकाला था 0.745 याद है। तो 5 अपॉन 7.45 किया तो 6.711 आया, यानी कि 6.711 वैल्यू है, 6.711, यानी कि 35 माइनस 30 किया आशार 7.45, यानी कि सिग्मा m1 माइनस m2 की जगह पर इसकी वैल्यू रख दी 0.745। तो 7.45 रखा तो उसको कैलकुलेट किया तो 6.711 आया। स्टेप 4 जो है, चौथा मरहला जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, क्योंकि इसमें n1 और n2 बराबर है तो आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि n1 माइनस 1 का मतलब ये हो गया, आप ये रख सकते हैं n1 का मतलब हो गया 45 माइनस 1 जमा 45 माइनस 1, इसका मतलब हो गया 44 जमा 44 जमा इक्वल टू 88। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कितनी हो गई, कितनी आई 88। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ और इस टी वैल्यू के साथ हमारे पास टी वैल्यू कितना है 6.711 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 88। अब इसको हम कहाँ देखेंगे, फिर से टेबल पे देखेंगे, फिर से टेबल पर। हाइपोथेसिस याद रखिएगा, टू टेल टेस्ट ही है। अब आप टू टेल टेस्ट में देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं 88, पहले सबसे पहले 88 देखिए कहाँ है, 88 कहाँ आएगा, कहाँ आएगा 88, 60 और 120, 60 से ज़्यादा, 60 हो गया यहाँ 60 तक है, 61 से लेके 120 तक यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 88। यहाँ 60 तक जो है, 60 तक की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ तक है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 61 हो जाएगा अप टू 120 तक, 120 तक यहाँ गिना जाएगा। अब इसमें इस यहाँ तक 120 डिग्री ऑफ फ्रीडम में अब आप ढूंढिए इसमें 0.05 देखिए, 0.05 टू टेल टेस्ट देख रहे हैं हम लोग, कितना आया 1.289। गौर से देखिए 188 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर
1.658 आया है, देखिए 1.685। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है टू टेल टेस्ट पे, सॉरी कितना आएगा, 1.98 आएगा, 1.98 ये आएगा, 1.98 ये आ गया 0.05 पर। देखिए 0.05 पर 1.98। इसी तरह से 0.01 पर देखेंगे हम लोग, ये देखिए 0.01, कितना आ रहा है, 2.677। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 88 था, यानी कि 60 से ज़्यादा था तो 120 तक था, 60 तक था, ये 60 के बाद 120, यानी यहाँ की इसमें आएगा। इसमें वैल्यू आ रही है 0.05 की 1.98 और 0.1 पे 26.617 आ रहा है। यानी कि ये देखिए, ठीक है। तो 0.05 पर अगर आप देखेंगे तो 1.98 आ रहा है। तो यानी कि t की वैल्यू 0.05 पर 1.98 और t की वैल्यू 0.01 पर 2.617 है। और ये दोनों ही वैल्यू किससे कम है, कैलकुलेटेड वैल्यू से 6.711 से कम है। यानी कि जो t कैलकुलेटेड है वो t टेबल वैल्यू से ज़्यादा है। t कैलकुलेटेड जो है t टेबल वैल्यू से ज़्यादा है। जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होती है टेबल वैल्यू से तो क्या होता है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट। इसका मतलब यह है क्योंकि टेबल वैल्यू जो है 1.98 और 2.617 है और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 6.711 है, तो दोनों ही सिग्निफिकेंट लेवल से कैलकुलेट टी वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि आपका जो हाइपोथेसिस है, मफरूज़ा जो है वो खारिज होता है। वो ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि जो सिग्निफिकेंट जो है डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है उसका जो औसत स्कोर है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है। ये जो हमने मफरूज़ा बनाया था ये खारिज हो गया। इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जो औसत स्कोर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है वो कंट्रोल ग्रुप से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो औसत स्कोर है वो कंट्रोल ग्रुप से ज़्यादा है। और ये तजुर्बे की वजह से हुआ या किसी वजह से भी हुआ हो, ठीक है।